नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रघु सक्सेना KRP साइंस ब्लॉक शेरवारपुर कानपुर नगर से आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। निष्ठा प्रशिक्षण के तहत मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निष्ठा का जो प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें शिक्षक, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षा की विभिन्न विधाएं और विद्यार्थी, इन सबको पूरा विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हुए अनेक मॉड्यूल बना करके सारे फील्ड्स को टच करते हुए ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का सबसे एक नया और खास बिंदु ये भी था कि इस प्रशिक्षण में कोशिश ये की गई कि हम एज ए शिक्षक, एज ए टीचर ज़्यादा से ज़्यादा ICT का प्रयोग करते हुए, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिव टेक्निक्स को अपनी शिक्षा में समाहित करते हुए अपनी शिक्षा पद्धति को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारा देश लॉकडाउन है और हम सब इस समय अपने घरों में लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति पहले सोची नहीं थी कि ऐसी भी परिस्थितियां आएंगी हमारे बीच, और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सही साबित हो रहा है। ये जो ICT का हम अपनी शिक्षा में प्रयोग करना चाहते थे, तो बेसिक शिक्षा में भी इसकी पहल करने की एक कहना चाहिए कि एक पहल हो गई है, शुरुआत हो गई है। ये जो प्रशिक्षण चल रहा था उसमें अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम इन सब चीज़ों को इस पद्धति के द्वारा समाहित करें, और हमें मौका भी मिला है कि क्यों ना हम, क्योंकि हमारे बच्चों की शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, हम सब शिक्षक अपने घरों में बंद हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा में अभिभावकों के पास इस तरह के एंड्रॉयड फ़ोन और इस तरह के गैजेट्स नहीं हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में रहने वाले या कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो इस तरह की टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा विचार किया कि क्यों ना हम बेसिक शिक्षक भी, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। अगर हम 1-2% भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने बच्चों को, जो जितने भी बच्चों को जोड़ सकते हैं, उनकी शिक्षा को अनवरत रूप से चालू बना सकें, तो कहीं ना कहीं मैं ये मान रही हूँ कि निष्ठा का जो प्रशिक्षण है वो वाकई में प्रभावकारी होगा। अगर ये 1%, 2%, 20% तक अगर हमें सक्सेस मिल जाती है। इस मॉड्यूल की चर्चा करने जा रही हूँ, वो मेरा मॉड्यूल नंबर 2 है, डेवलपिंग पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज फॉर क्रिएटिंग अ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। मतलब कि स्वस्थ विद्यालय वातावरण के सृजन हेतु सामाजिक और वैयक्तिक गुणों का विकास। इस मॉड्यूल को हम आपके साथ 2 पहलू में चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो नजरिया और सोच, और दूसरा वो कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी स्किल्स हैं जिनको हमें डेवलप करना है। एक बात तो हम सब मानते हैं, चाहे एक शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, हमारे अंदर हमारी क्वालिटीज पहले से ही निहित होती है, गुण पहले से ही हैं, स्किल्स पहले से ही हैं, कौशल पहले से ही हमारे अंदर होते हैं। जरूरत होती है उस माहौल को बनाने की, उस माहौल को जिसमें कि वो क्वालिटीज उभर कर सामने आए। कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में उभर के सामने आए, डेवलप हो और वो फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पर एक पिक्चर आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ये एक पिक्चर है आपके सामने, और इस पिक्चर को जब प्रशिक्षण एक स्टार्ट हुआ तो ये पिक्चर, इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हमने अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर की और उनसे उनके विचार मांगे। अगर हम कक्षा शिक्षण की बात करते हैं तो हम बच्चों के सामने भी इस तरह की परिस्थितियां रख सकते हैं। ये एक्चुअली इस पिक्चर को दिखाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम कोई गणित का प्रश्न दिखा रहे हैं और उसका उत्तर जानना चाहते हैं कि क्या सही है। ये एक परिस्थिति मान करके, इस जो तस्वीर है इसको ये माना गया है कि ये एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति को सामने वाले का, देखने वाले का नजरिया क्या है। जब इस तस्वीर को हम देखते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति इस तस्वीर को देख करके अपने अपने व्यूज देखता है। जब हमने ये प्रशिक्षण में इस तरह की तस्वीर दिखाई और पूछा कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो शिक्षकों ने कहा, कुछ शिक्षकों ने ये भी कहा इसमें एक बच्चा दिख रहा है, उसके बाल उड़ रहे हैं, किसी ने कहा कि लहरें उठ रही हैं, ऐसे भी जवाब मिले कि कोई जानवर है, किसी बच्चे का सर पकड़े हुए है। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ एक ही तस्वीर है और उस तस्वीर को सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। तो इससे क्या साबित हुआ? अगर हम यही स्थिति एक कक्षा के लिए सोचते हैं तो कक्षा में
तमाम तरह के बच्चे हैं, सबके सोचने का सबका नज़रिया अलग है, कल्पना शक्ति अलग है, चिंतन अलग है, IQ अलग है, और हर बच्चा अलग अलग परिस्थिति से आया हुआ है, सबकी एक सी नहीं है। तो करना क्या है कि इसका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे को सोचने दें, उसकी कल्पना शक्ति को उड़ान भरने दें। हर बच्चा हर स्थिति में अपने हिसाब से सोचता है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बच्चे अलग अलग व्यूज़ देते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हम ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो या तुम सही हो। उनको सोचने दें, उनके व्यूज़ लें, उनके विचारों को ग्रहण करें, क्योंकि अब इस परिस्थिति में जब हमको अलग अलग तरह के जवाब मिले तो हमने भी सोचा कि हाँ, ऐसा लगता तो है कि एक शेर है किसी का सर पकड़े है, या वाकई में लहरें उठ रही हैं, या किसी बच्चे का मुंह है जो चिंतन कर रहा है। तो जब हम सामने वाले के नज़रिए से देखने लगे तो हमें इस पिक्चर में वो सभी बातें दिखने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि नज़रिया, सबका दृष्टिकोण देखने का अलग अलग होता है। एक ही परिस्थिति को हम ये नहीं कह सकते कि ये नज़रिया सही है या ये गलत है। सेम बच्चे के क्लास में बच्चे को भी हमें यही मौका देना है कि उन्हें सोचने दें, कल्पना करने दें, उनको चिंतन करने दें। जब यही चीज़ हम अपने सब्जेक्ट पे आएंगे तब हम उन्हें गलत से सही की ओर अपनी शिक्षण पद्धति को बदलाव ला करके बता सकते हैं, लेकिन उनको सोचने और चिंतन करने का हमें पूरा अवसर देना है, बिना ये कहे कि ये सही या ये गलत। नज़रिए का विकास अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये मॉड्यूल मनोवैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित है, इमोशंस पे, गुणों पे आधारित है। तो एक टीचर होने के नाते अगर हम एक शिक्षक हैं या मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो एक हमारे समाज का भावी भविष्य है, वो आगे आने वाली यंग जनरेशन है, तो हम उन्हें सिर्फ शिक्षित करने ही नहीं आए हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ और ऐसी स्किल्स डेवलप करें जिससे कि वो समाज में सिर्फ शिक्षित ही नहीं, एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बन सकें। और ये चीज़ें डेवलप करने के लिए हमें करना क्या है, पहले एक रोल मॉडल, वो क्वालिटीज़ मुझे एक टीचर को खुद में भी वो डेवलप करनी है, ताकि हमारा बच्चा उसे देख करके उससे प्रभावित हो सके। और जिस चीज़ से बच्चा प्रभावित होता है वो चीज़ अपने आप व्यक्तित्व में उतरने लगती है। और इस गुणों के विकास को हम 5 बिंदुओं में आपके साथ चर्चा करें। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सेंसिटिविटी एंड केयर, ये सबसे पहला गुण है, और ये गुण हर एक व्यक्ति के अंदर पहले से निहित है। एक टीचर के अंदर भी है, बच्चे के अंदर भी, संवेदनाएं सभी के अंदर है। संवेदनशीलता को अगर हम डिस्कस करें तो हम अपने क्लासरूम को, बात हम कक्षा की कर रहे हैं, तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं क्लासरूम के बच्चों को। पहली कैटेगरी तो वो बच्चे जो बहुत डरते हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, अक्सर एब्सेंट रहते हैं और वो सामने नहीं आना चाहते क्योंकि वो कमज़ोर है, हो सकता है उनका पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी हों जिससे कि वो पिछड़ते जा रहे हैं। दूसरे वो बच्चे जो एकदम नॉर्मल हैं, कक्षा में भी नॉर्मल है, उनके अटेंडेंस नॉर्मल है, लर्निंग में भी वो नॉर्मल चलते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की होती है जिसको हम फिर से 2 भागों में बांटेंगे, जो एक्साइटिंग एंड एनर्जेटिक बच्चे हैं। अब एक्साइटिंग और एनर्जेटिक बच्चे भी 2 कैटेगरी में बांटे हैं। पहली कैटेगरी तो ये कि ये अपनी एक्साइटेशन और एनर्जी को सही डायरेक्शन में लर्निंग में यूज़ करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि टीचर का फोकस हमेशा मेरे ऊपर रहे, ये वो बच्चे हैं। और दूसरे बच्चे वो जो एक्साइटिंग है, अटेंटिव हैं और एनर्जेटिक हैं, लेकिन उनका पढ़ने में टेंशन नहीं है और वो अपनी इस एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लगाते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करने में लगाते हैं। और एक टीचर होने के नाते हम सब जानते हैं कि शिक्षण कार्य के साथ साथ बहुत सारे विद्यालय संबंधी कार्य भी होते हैं टीचर के ऊपर। तो क्या होता है कि एक टीचर सबको लेकर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो बच्चे ऑटोमेटिकली वो 2 कैटेगरी इग्नोर होने लगती हैं, जो बहुत वीक है या बहुत ज़्यादा शैतान है। टीचर लेने की कोशिश सबको करता है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा अटेंटिव होते हैं ऑटोमेटिकली फोकस उनकी तरफ चला जाता है। लेकिन अब हमें सेंसिटिविटी एंड केयर के तहत उन बच्चों को पकड़ना है, वो 2 कैटेगरी जो हमसे इग्नोर हो रही हैं। इसके लिए क्या करना है, ऑब्वियसली हम हमेशा ग्रुप एक्टिविटी को प्रेफरेंस देते हैं। समूह में कार्य कराना है, कोई भी कक्षा कार्य कराना है, कोई भी एक्टिविटी करानी है, हमें ग्रुप बनाना है। और ग्रुप में हमें ऐसी कोशिश करनी है कि जो तीनों कैटेगरी हैं उसके बच्चे हर ग्रुप में हों। जनरली देखा जाएगा जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कमज़ोर बच्चे उनके ग्रुप में, वो चाहेंगे अच्छे अच्छे बच्चे हो, मेरा ग्रुप अच्छा चले। लेकिन मजबूरी है कि ग्रुप में सबको लेके चलना है। तो जहाँ 2 ग्रुप आपके बने
वहाँ पर क्या होता है, आपस में तुरंत आप अगर हम किसी ग्रुप को टास्क देते हैं कोई, तो वहाँ ऑटोमेटिकली दो ग्रुप के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, ग्रुप का हर बच्चा चाहता है कि सभी बच्चे सहयोग करें और बगल वाले ग्रुप से हमारा परफॉर्मेंस परफेक्ट हो, ज़्यादा अच्छा हो। जब ये हम काम रेगुलर अपनी क्लास प्रैक्टिस में ले आएंगे तो सभी बच्चों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी और टीचर भी सभी बच्चों से जुड़ने लगेगा, सभी पे फोकस करेगा और धीरे धीरे क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति जो संवेदनशीलता है अपने आप, शुरू में तो नहीं होगा लेकिन जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो सबके प्रति आपस में संवेदनशीलता डेवलप होने लगेगी। ये संवेदनशीलता आप 3 स्तर पे देख सकते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में डेवलप होगी, क्लास के अंदर बच्चा और बच्चा आपस में काम कर रहे हैं तो 2 विद्यार्थियों के बीच में संवेदनशीलता डेवलप होगी और डेफिनेटली टीचर और टीचर के बीच में भी सेंसिटिविटी एंड केयर बहुत ज़रूरी है फॉर मेकिंग अ हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट। एक स्कूल का इन्वायरमेंट हेल्दी तभी होगा जब उसके स्टाफ के बीच में एक दूसरे के प्रति केयर एंड सेंसिटिविटी है। दूसरा बिंदु है जो स्किल हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ वर्ड लिखा है एम्पैथी। हम सब जानते हैं, अक्सर हम ये वर्ड सुनते हैं सिंपैथी यानी सहानुभूति। हमारे क्लास में कोई बच्चा है वीक है, जब हम एज ए टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारा ये भी फोकस रहता है कि बच्चे सीखें, बच्चे समझें, बच्चे गतिविधि करें, साथ ही साथ मैं अपना जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसे भी टाइम से पूरा कर लूँ। तो टीचर के पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। उस बीच में अगर किसी बच्चे की कोई भी व्यक्तिगत समस्या है तो या तो वो बच्चा शेयर नहीं करता है और कट ऑफ रहता है। अगर वो बच्चा शेयर भी करता है तो कभी कभी हम उसके साथ सिंपैथी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो बच्चा हमारे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बना रहे, जो कि वो नहीं बन पाता। यहाँ पे थोड़ा फर्क है। यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ सिंपैथी तो है हमारे बच्चे के साथ, लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, हम उसके लिए समझ कितना रहे हैं। समझना क्या है कि हम उस बच्चे की स्थिति को उसकी स्थिति में जाके समझें, यानी कि एम्पैथी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है समानुभूति। और समानुभूति के सामने वाले बच्चा सामने क्लास में तो नॉर्मल बैठा है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो किसी तकलीफ में तो नहीं है, घर से संबंधी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हमें बता नहीं रहा है, उसका फेस भी नहीं बता रहा है, लेकिन वो सीख नहीं पा रहा है। तो हमें खुद उसकी सिचुएशन में जब तक हम जाकर उससे अटैचमेंट करके नहीं बात करेंगे तब तक हम उसकी स्थिति को समझ नहीं सकते हैं। ये तो वह यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई वो परिस्थिति जब तक हम सामने वाले को उसकी तकलीफ समझने के लिए खुद को उस परिस्थिति में न डालें, उसमें ना उतरें, तब तक हम उसकी कष्ट को नहीं समझ सकते हैं। और इसी को कहा जाता है एम्पैथी यानी समानुभूति। और ये जब हमने निष्ठा का प्रशिक्षण किया था तब हम प्रशिक्षण में हमने टीचर के साथ जूतों को बदल करके तकलीफ महसूस करने वाली एक गतिविधि की, जो काफ़ी सराहा गया उस गतिविधि को, कि अगर एक व्यक्ति नॉर्मल जूता पहन करके खड़ा है तो हम उसकी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके पैर जूते में अपना पैर डाल करके कष्ट जो हमें महसूस होता है, हो सकता है उसके अंदर भी कोई कष्ट हो। तो एम्पैथी एक बहुत इमोशनल क्वालिटी है, स्किल है, जिसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर के अंदर एम्पैथी की भावना आ जाती है तो बच्चा भी उसे कॉपी करेगा और बच्चे के भी, और आगे चल करके समाज में ये एम्पैथी की फीलिंग एक समाज को मजबूती देने के लिए, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपस में एक दूसरे के प्रति हर व्यक्ति के बीच में एम्पैथी होना मस्ट है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ये एक बहुत अच्छा बिंदु है। हम हमेशा क्लास टीचिंग करते हैं या इवन हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी से कम्युनिकेट होते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो हमारे पास हमारे वर्ब्स होते हैं, हमारे वर्ड्स होते हैं, और हमारा ये कम्युनिकेशन कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। क्लास में जब हम टीच करते हैं तो बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और उनसे को अपनी बात शब्दों के द्वारा पहुँचाते हैं, बच्चों से उत्तर लेते हैं, बच्चे भी अपने शब्दों के द्वारा हमें अपनी बात बताते हैं। लेकिन क्या ये जो हमारा कम्युनिकेशन है इफेक्टिव है, या बच्चा उतना समझ पा रहा है जो हम बता रहे हैं, या बच्चा कहीं जुड़ा है, या केवल क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली वो कहीं और सोच रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बच्चे से कोई उत्तर मांगा, बच्चे ने वो उत्तर दिया, और टीचर क्या करता है कि बच्चे को प्रश्न दिया, उसका उत्तर चल रहा है और टीचर ही कहीं कुछ और सोचने लगा या किसी और काम में इन्वॉल्व हो गया, और बाद में उसने ये अटेंड दिया कि हाँ क्या कह रहे थे, या शाबाश।
तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये मैसेज आता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हमारी मैडम या सर ने ध्यान से सुना ही नहीं, या कभी कभी बच्चा पूरी बात आपकी सुन रहा है और हम समझ रहे हैं कि वो मुझे देख रहा है और समझ रहा है, लेकिन उसने कुछ समझा ही नहीं। तो क्या ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है? नो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसके का मतलब है कि जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो मेरा गेस्चर, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन और मेरी बॉडी लैंग्वेज आपसे जुड़े। जब क्लास में बच्चे से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चा उसका उत्तर दे रहा है, मुझे प्रश्न पूछना है, क्यों ना हम बच्चे का नाम लेकर के बच्चे को खड़ा करें। एकदम से अटेंटिव हो जाता है बच्चा, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होती है कि टीचर मेरा नाम जानते हैं या उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। बट जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को शाबाशी बोलें। जब तक बच्चा अपनी बात को कह रहा है, सही कह रहा है या गलत कह रहा है, हमारा आई कांटेक्ट उसके आई कांटेक्ट से हो, हमारे फेस पर स्माइल हो, उसको लगे कि हाँ हमारी बात को वैल्यू दी जा रही है, मुझे सुना जा रहा है। अगर वो गलत भी बोल रहा है तो भी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा कि हमारे ऊपर फोकस किया जा रहा है। दूसरा, हम जब तक बच्चे की बात खत्म नहीं हो जाती तब तक उससे जुड़ करके, जरूरी नहीं है कि हम शब्दों से जुड़ें, हम अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेस एक्सप्रेशन को इतना एग्जर्ट करें उसके ऊपर कि उसको ये कहीं ना लगे कि टीचर या मैम या सर जो भी हैं वो हमारे से नहीं जुड़े हैं, उनका ध्यान कहीं और है। दूसरा, हम मूव करके बच्चे तक जाएं, कभी कभी वर्ड्स ना बोलें, केवल उसके कंधे को थपथपा दें या उसको टच कर दें, स्माइल दे दें। ये छोटे छोटे से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो बहुत इफेक्टिव होती हैं बच्चे को सीखने और सिखाने में। जब बच्चा ये कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाता है, या टीचर हमको पहचानती हैं, या टीचर हमारे ऊपर ध्यान देती हैं और वो जो भी कह रही हैं या मैं जो भी कह रहा हूँ वो सुनती हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं, मुझ पर फोकस कर रही हैं, वो कम्युनिकेशन अंततः प्रभावी होता है। फोर्थ क्वालिटी जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो है ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता शब्द जो है ये वो क्वालिटी है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस से जुड़ी हुई है। किसी की सच्चाई पर विश्वास करना, सच होना, अपनी छवि की सत्यता को प्रमाणित करना, ये ट्रस्टवर्दीनेस या विश्वसनीयता दोनों के बीच में स्थापित होनी है। बच्चे के अंदर भी, एक टीचर को बच्चे पे कितना विश्वास है और एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को अपने टीचर पे कितना विश्वास है। शिक्षक का क्या रोल होता है? शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी कई छवि बच्चों के सामने उभर के आती हैं। कभी वो माँ की तरह प्यार देता है, कभी वो एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह मदद करता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पनिश करता है, नाराज होता है, पनिश करता है और डांटता भी है। बच्चे के मन में उस शिक्षक की कौन सी इमेज ज़्यादा प्रभावशाली हुई? क्या जब बच्चे की वो इमेज ज़्यादा प्रभावशाली है बच्चे के मन में कि टीचर मुझे बहुत प्यार करते हैं, जस्ट लाइक माई फादर, जस्ट लाइक माई मदर, या ये मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है और मुझे हर कठिन परिस्थिति में मुझे सहायता करेंगे, या ये तो मुझे हमेशा डांटते हैं, ये मेरे वेलविशर हो ही नहीं सकते, मुझे इनसे बचना है, मुझे इनका कहना नहीं मानना है, या मैं जो भी कुछ कहूँगा करूँगा इन्हें तो कभी विश्वास ही नहीं होगा मुझ पर। तो ये वो क्वालिटी है विश्वास करने वाली कि टीचर को, एक शिक्षक को मुंह से नहीं कहना है, मुंह से नहीं शो करना है, उसकी बातों में, जो वो बच्चे के साथ शेयर कर रहा है, उसकी बातों में, उसके काम में और उसकी फीलिंग्स में एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे तक उसकी बात जाए, उसके बीच में अगर टीचर कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो, या मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करो, तुम कर सकते हो, और इस फीलिंग के साथ वो बच्चे को डांट भी रही है, बच्चे को प्यार से भी सिखा रही है, या कभी कभी डांटती भी है, सजा भी दे देती है, तो बच्चे को कितना विश्वास है कि हाँ ये टीचर मेरे ऊपर फेथ करती हैं या मेरे हित के लिए सोच रही है, या मेरी तकलीफ को, अगर बच्चा कोई तकलीफ अपनी बताता है, कोई प्रॉब्लम बताता है, टीचर कभी विश्वास, ऐसा भी हो सकता है कि टीचर कभी विश्वास ही न करे, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, यानी तुम झूठ बोल रही हो, कभी वो इस बात को मानने के लिए तैयारी ही नहीं है कि बच्चा एब्सेंट है तो उसके घर में कोई परेशानी है, क्योंकि वो बच्चा शैतान है, क्लास में अक्सर शैतानी करता है। तो मैंने एक इमेज बना ली कि ये बच्चा नहीं पढ़ता है, या ये जो भी ना पढ़ने के बहाने बताएगा वो झूठ ही बताएगा। हमने एक इमेज बना ली, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो विश्वास करना और विश्वास के पात्र बनना
एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक बहुत इमोशनल क्वालिटी है, इमोशनल एस्पेक्ट है जो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, फेथ होना। और ये विश्वास कह के नहीं किया जा सकता। हम कहें मुझ पर विश्वास करो, नहीं हो सकता। बच्चा कहे आप मुझ पर विश्वास करो, ऐसे नहीं हो सकता जब तक कि हमारे और बच्चे के बीच के जो हाव भाव हैं, क्रियाकलाप है, उनमें कंसिस्टेंसी ना हो। जब हमने निष्ठा के प्रशिक्षण में ये ट्रस्टवर्दीनेस पर चर्चा की तो थोड़ी देर के लिए हमने टीचर से कहा कि हम सब क्यों ना अपनी स्कूल लाइफ में जाएं और एक बार रिमाइंड करें, इतने साल बाद ऐसा कौन सा टीचर है जो आज भी मेरी मेमोरी में है। हो सकता है उस टीचर की एक कड़वी इमेज हमारे दिमाग में रही हो, कड़वाहट हो, या ये भी हो सकता है कि वो टीचर हमें इसलिए याद रहा कि उसकी कोई बहुत एक ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, या उसने मुझे एक बार ऐसा पनिशमेंट दिया था, उस पनिशमेंट के तहत मैं आज जो हूँ वो बन पाई, या उसकी उस मोटिवेशन की वजह से उसने मुझे इस तरह से मोटिवेट किया था लाइफ में। मैं क्लास 3rd में थी या 6 में थी या 12th में थी या था, तब उस टीचर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया, मेरे पर इतना कॉन्फिडेंस रखा, और जब भी मैं हारा उसने मुझे हारने नहीं दिया। और उस टीचर की वजह से मैं आज इस स्थिति में आपके सामने हूँ। तो उस टीचर की जो इमेज है उस बच्चे कभी नहीं जाती। हम आज इस एज में हैं, आपके सामने शेयर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जब प्रशिक्षण हुआ तो टीचर्स ने अपनी स्कूल लाइफ को एक बार रिमाइंड किया, और सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक टीचर रोल मॉडल बन करके सामने आया। कुछ लोगों ने ये भी शेयर किया कि वो टीचर थे, वो मैथ्स के थे, उन्होंने मुझे ऐसे पनिश किया था और मैं बहुत डरता था उनसे, मैं बहुत डरती थी उनसे, और मैं उस समय वो मुझे पसंद नहीं थे और मैं हमेशा उनके क्लास में इग्नोर करती थी या चिढ़ती थी या उनको पसंद नहीं करती थी। लेकिन उनकी वो दी गई सजाएं या उनका दिया हुआ अटेंशन ही आज इफेक्टिव है और मैं आज कुछ बन सका या कुछ बन सकी। या कोई टीचर ऐसे थे कि जिस स्थिति में मैं, ऐसे टीचर ने ऐसा भी शेयर किया कि मैं तो हार गई थी, मैं जानती थी कि मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन उन टीचर ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मुझ पर विश्वास कहती ही नहीं थी, उनको मुझ पर विश्वास था, वो फील करती थी और वो मुझे सपोर्ट करती रही जब तक कि मैंने उस चीज़ को, उस लेवल को पा नहीं लिया। तो ये एक क्वालिटी है, डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, किसी पे विश्वास करना और किसी के विश्वास पात्र बनना। टीचर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ जुड़े, उनको वो जिस स्थिति में है, जो उनकी यूनिसिटी है, जो भी यूनिकनेस है उनकी, उस यूनिकनेस के साथ, कमज़ोरी के साथ, क्वालिटी के साथ, या उनके अंदर कोई बहुत पावर है, हर चीज़ के साथ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वट एवर इट इज़, उसके साथ टीचर उस बच्चों को एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करने के साथ उनके साथ जुड़े, विश्वास करें और यही क्वालिटी एज अ रोल मॉडल उनमें डेवलप करें। सेकेंड है, लास्ट है, 5th, जिसको हमने लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण। पॉजिटिव एटीट्यूड की जब बात करें कि कुछ अच्छा बताइए, तो हम में से हमारा एक ह्यूमन नेचर है, जब हमसे अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछे जाते हैं तो हम सभी को अपने अंदर हमेशा अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं, अपने अच्छे गुण ही नज़र आते हैं। सामने वाले के लिए अगर हम पूछें तो हमें पहली नज़र में सामने वाले की अच्छाइयाँ कम और कमियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। ये हमारा देखने का एस्पेक्ट है कि हमें सामने वाले में नेगेटिविटी और खुद के अंदर की पॉजिटिविटी ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों ज़रूरी है? अपने में भी, सेल्फ में भी होना और सामने वाले पे भी, चाहे वो मेरा बच्चा हो, मेरे साथ के टीचर्स हों या मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति हो जिनके साथ हम एसोसिएट हैं, चाहे वो मेरे स्कूल का कोई कर्मचारी हो, स्टाफ का मेंबर हो, या स्कूल से जुड़ा जो भी व्यक्ति, पेरेंट्स हैं और सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स टीम आती है, और आंगनबाड़ी है, शिक्षा मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक स्कूल एनवायरनमेंट में जुड़े हैं। तो मेरा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सभी के प्रति हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण धनात्मक हो, पॉजिटिव होना, उनकी क्वालिटी, उनके अंदर क्या अच्छाई है, वो किस तरह से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हम उन पर ज़्यादा फोकस करें। पॉजिटिव एटीट्यूड ना होता, अगर नहीं होता, तो आप देखिए कि आज पूरे विश्व में कोविड-19 की जो महामारी फैली है और पूरा वर्ल्ड हिला हुआ है, सब डरे हैं, हताशा का माहौल है, और उस स्थिति में हमारा भारत, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने पॉजिटिव हैं, और हमारा देश पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बना हुआ। हम जानते हैं हमारे यहाँ संसाधन सीमित हैं, हमारी जनसंख्या जो है, हमारे यहाँ जो
जो हमारा जो देश है वो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर महामारी फैलती है और केयर नहीं होती प्रॉपर तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। फॉरेन में इतनी फैसिलिटीज़ हैं फिर भी वहाँ पे त्राही त्राही मची है। उसके कंपैरिजन में हमारे देश में अभी भी इतना सब होने के बाद भी वो स्थिति नहीं आई है, हम थर्ड स्टेज पर नहीं पहुँचे। क्यों 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 प्रधानमंत्री हमारे थाली बजवा रहे हैं, दीपक जलवा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, शंख बजवा रहे हैं? क्या है ये सब इन सब से क्या महामारी भाग जाएगी? महामारी जाए या ना जाए, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो हमारे पीएम पूरे देशवासियों के अंदर ये पॉजिटिवनेस, ये भावना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वी आर नॉट एलोन, हम सब साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। ये दृष्टिकोण रख के जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी, नर्सेस हैं, बैंक कर्मी हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने पॉजिटिव एटीट्यूड, अपनी सोच को गिरा दिया, हम हार गए, हम हताश हो गए, तो हम इस लड़ाई को लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। ये दृष्टिकोण धनात्मक दृष्टिकोण ही है जो हम अभी टिके हुए हैं, हम अभी तक स्टेबल हैं और उससे संघर्ष कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति अपने घर में लॉकडाउन हो करके ये शो करना चाहता है कि हम घरों में ज़रूर बंद हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि एक ना एक दिन जीत हमारी होगी। तो इस महामारी में जो ये माहौल बना है, ये इस बिंदु को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए बहुत ही प्रभावी साबित हो गया कि नहीं, अगर हर व्यक्ति पॉजिटिव नज़रिया दृष्टिकोण अपना रखे इस कठिन परिस्थिति में, तो हम ये जंग जरूर जीतेंगे। और वही चीज़ हमारे स्कूल में भी, अगर बच्चों में हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं तो वही हमारा आगे चलने वाला समाज बनने वाले हैं, वही हमारी यंग जनरेशन है, वही देश का भविष्य है। हर आदमी अपनी ड्यूटीज़ को पॉजिटिवली ले, सामने वाले के लिए गलत नज़रिया ना रखे कि वो गलत है, हम उसके प्रति भी पॉजिटिव रहें और खुद को पॉजिटिव रखें। जैसा कि हमारे देश के पीएम भी हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थितियों में आपको निराश नहीं होना है। हम बच्चों को भी यही मैसेज कन्वे करें कि नहीं, कठिन समय है, कितना भी कठिन समय हो, लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत नहीं हारते, अपना नज़रिया धनात्मक रखते हैं, सोच को नहीं गिरने देते, कोशिश करते हैं बिना फल की इच्छा किए पॉजिटिवली, तो ज़रूर एक दिन जीत हमारी होगी। और यही भावनाएं, यही 5 स्किल्स हम खुद डेवलप करके, अपने आप फोकस करके, बच्चों के अंदर जनरेट करके अपने समाज की जो नींव है उसको मजबूत रख सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि हमारे स्कूल से बच्चे जो निकलें, हमारे स्कूलों से जो बच्चे निकल के बाहर जाएं और देश के अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग रोल्स, अपने प्रोफेशंस दें, चाहे वो कोई फील्ड हो, चाहे वो एक खेत का किसान बने, खेत में मजदूरी का काम हो, सफाई का काम हो, डॉक्टर का काम हो, इंजीनियरिंग का काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, वो अपने क्षेत्र में सफल हो। इस आशा के साथ तो हम आशा करते हैं कि ये जो मॉड्यूल है, इसमें जो 5 स्किल्स, 5 क्वालिटीज़ जो बहुत ही कॉमन क्वालिटीज़ हैं, इस मॉड्यूल में कुछ भी ऐसा नहीं नया है कि आपको पता ना हो या हम पहले से जानते नहीं। बस इसमें नया क्या है कि उन जितनी भी चीज़ क्वालिटीज़ हैं उनको नए ढंग से हमें उस पर विचार करना है, उन पर सोचना है, एज अ रोल मॉडल हमको सामने आना है, बच्चों पर प्रभाव पड़े हमारे व्यक्तित्व का, ताकि वो भी निखर के एक अच्छा व्यक्तित्व बन के देश की सेवा करें। ये इस मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण पहलू था जिसको मैंने आपके साथ साझा किया है। आशा करते हैं कि आपको इस मॉड्यूल के सभी एस्पेक्ट्स पसंद आए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।